Society for Promotion of Science and Technology in India, SPSTI, welcomes you all in this chemistry demonstration workshop today, organized under the banner of Circus of Science, Vigyan Ka Jantar Mantar, that is supported by Department of Science and Technology, Government of India. Hello, dear students. Hello, dear students. Welcome in today's practical session of SPSTI. Some experiments, and we will also demonstrate those experiments with you. With me, Mr. Aman Kumar, who will tell you about the experiment, and he will show you how to do these experiments. 6 experiments we are going to do today. These are small experiments but are very useful. First one is phenolphthalein indicator. Second one is burning of ethanol. Third one is burning of magnesium. Under this experiment, third experiment, burning of magnesium. We will explain you about combination reaction, why magnesium is inflammable, and why the gold is not corroded. We will compare it with magnesium. Fourth experiment will be displacement reaction. Fifth reaction will be decomposition reaction. And sixth experiment will be extinguish of flame under pressure. You have to see each and every experiment carefully, because in the end of the session we will ask you some questions. So now Aman will start first experiment about phenolphthalein indicator, and I will explain Ostwald indicator theory, which is very useful for some Viva questions for +1 and +2 students. So I want to hand over to Aman. He is a very brilliant scholar. He will explain you about the first experiment, phenolphthalein indicator. Please continue. Thank you, sir. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का लाइव केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट में। मेरा नाम है अमन कुमार। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्टिंग शुरू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा कि जब कभी भी आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो या लैब में करो या अपने घर पर करो, तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी पड़ती हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले आपके हाथ में कोई भी रिंग, ब्रेसलेट या वॉच इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मेटल्स की बनी होती है और मेटल जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्शन कर सकते हैं और वो आपके हाथ को भी बर्न कर सकते हैं। तो इसलिए आपको एक्सपेरिमेंट करने से पहले चीजों को निकालना पड़ता है। सेकंड, आपके पाँव में शूज होने चाहिए ताकि कोई भी केमिकल आपके पाँव पे ना गिरे, क्योंकि जो हमारे पास केमिकल होते हैं वो काफी कंसंट्रेट होते हैं, तो काफी गर्म होते हैं, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए हम शूज डालेंगे। थर्ड वन इज आपकी सेफ्टी के लिए लैब में मास्क, हैंड ग्लव्स, आई प्रोटेक्शन ग्लासेस और लैब कोट प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो ये करने से पहले आपको डालना होता है। उसके बाद जब भी आप लैब में जाते हो तो लैब में आपको 2 तरह के केमिकल नजर आते हैं। एक तो इस तरह के जो व्हाइट बॉक्स होते हैं, और दूसरे जो सेकंड इस तरह की जो हमारी कांच की ब्लैक बोतल जो होती है इसमें होता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है याद रखना। इस तरह के जो केमिकल जो व्हाइट बॉक्स होता है इसमें जो भी केमिकल होगा वो केमिकल या तो पाउडर फॉर्म में होगा या पेलेट्स फॉर्म में होगा, यानी दाने की फॉर्म में होगा। और जो कांच की ब्लैक बोतल होती है इस तरह की, जो कांच की इस तरह की जो ब्लैक बोतल होती है इसमें जो भी केमिकल होता है वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है। और इसको ब्लैक बोतल में इसलिए रखा जाता है ताकि हम इसको सूरज की किरणों से, सन रेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सके, क्योंकि कुछ केमिकल हमारे पास ऐसे होते हैं जो सन रेज में रिएक्शन कर सकते हैं, इसलिए इसको ब्लैक बोतल में रखा जाता है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट में हम कुछ इक्विपमेंट भी यूज करेंगे, उनके बारे में भी बता देते हैं आपको। जैसे ये है मेरे पास कोनिकल फ्लास्क। इसको कोनिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये नीचे से देखने में एक कोन यानी कि एक शंकु की तरह नजर आती है, इसलिए हम इसको कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं। ये अलग अलग मेजरमेंट्स में होती है, जैसे 250 ml, 500 ml। ये डिपेंड करता है आपके एक्सपेरिमेंट पर कि आप कौन सा यूज करना चाहते हो।
एंड दिस वन इज पैटी डिश। पैटी डिश का भी हम यूज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में करते हैं, जैसे आपको टेस्ट करने पड़ते हैं एसिड बेस वगैरह एक्सेट्रा, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। एंड दिस वन इज वॉच ग्लास, एंड ये तो आप सभी जानते ही होंगे, इसको हम टेस्ट ट्यूब और हिंदी में परख नली बोलते हैं, और जिसमें इसको रखा जाता है उसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब रैकर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। तो हमारा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होगा, वैसे तो उसका नाम है हिडन मैसेज, मतलब हम हमारे सामने एक पेज पर एक मैसेज लिखेंगे, वो आपके लिए इनविजिबल होगा, तो उसको देखने के लिए मैं उस पर कुछ केमिकल डालूंगा तो आपके लिए विजिबल हो जाएगा। पर्पज ये होगा कि हम एसिड और बेस को कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट को। एक्सपेरिमेंट करने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट के लिए मैं यूज करूंगा फिनोक्सिलिन। फिनोक्सिलिन एक तरह का इंडिकेटर होता है जिसकी हेल्प से हम एसिड और बेस पहचान सकते हैं। वो कैसे पहचानेंगे वो आपको इस एक्सपेरिमेंट के बाद बताएंगे। और उसके लिए मैं दूसरा यूज करूंगा एक व्हाइट पेपर, जिस पर मैं कुछ फिनोक्सिलिन की हेल्प से कुछ लिखूंगा जो आपके लिए इनविजिबल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम थोड़ी कॉटन लेंगे और कॉटन को फिनोक्सिलिन में डिप कर लेंगे, इस तरह से थोड़ा भिगो लेंगे इसमें, और इसकी हेल्प से इस पर एक मैसेज लिखेंगे। अभी मैंने इस पेज पे कुछ लिखा होगा, शायद आपको थोड़ा सा ये विजिबल भी होगा, लेकिन आप कुछ सेकंड बाद देखोगे आपको ये दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसको देखने के लिए मैं इस पर कुछ केमिकल डालूंगा, आपको दिखा देते हैं। पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं कि इसका कलर कैसा आएगा, उसके बाद यस अभी आपको यहाँ पे पिंक कलर नजर आया, ऐसा क्यों हुआ आपको बता देते हैं। याद रखना, फिनोक्सिलिन की हेल्प से हम एसिड और बेस को पहचान सकते हैं। कैसे? जो फिनोक्सिलिन होता है वो हमेशा बेस के साथ हमेशा पिंक कलर देगा, और एसिड के साथ वो हमें कोई भी कलर नहीं देता। तो पहले से ही मैंने इस स्प्रे बोतल में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल रखा था। याद रखना, जिस भी केमिकल के पीछे हाइड्रोक्साइड वर्ड आ जाता है तो वो हमेशा बेस की कैटेगरी में आएगा। तो मैंने इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH डाल रखा था पहले से ही, और जैसे ही मैंने बेस फिनोक्सिलिन पर डाला तो आपको ये पिंक कलर में नजर आया। और इसी प्रकार यदि मैं फिनोक्सिलिन को किसी एसिड में डालूं तो उसका कोई भी कलर नहीं आएगा। ठीक है, और ये जो फिनोक्सिलिन है हम +2 क्लास में भी यूज करते हैं इसका, वहां पर टाइट्रेशन कराई जाती है तो वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। तो जो फिनोक्सिलिन, प्लीज वेलकम सर, और एक्सप्लेन करिए इंडिकेटर फिनोक्सिलिन थ्योरी। प्रोफेसर विवेक शर्मा। बच्चों, ओस्वाल्ड इंडिकेटर थ्योरी आप सबने पढ़ी होगी। ओस्वाल्ड इंडिकेटर थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि इंडिकेटर कैसे वर्क करता है। देखिए, इंडिकेटर वर्क करता है मीडियम चेंज में। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, आपको बड़ी आसानी से क्लियर होगा कि कैसे एज एन इंडिकेटर काम करता है। फिनोक्सिलिन या कोई भी अदर इंडिकेटर वर्क कैसे करता है। एक्चुअली इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाता है जब मीडियम चेंज होता है। जैसे आपको मालूम है कि आप यहां एक ब्यूरेट लगाते हैं, फ्लास्क लेते हैं, मान लो टाइट्रेशन फ्लास्क में एसिड है और ब्यूरेट में बेस है, और आपने इसमें इंडिकेटर लिया हुआ है कोई भी HA, मैंने इंडिकेटर ले लिया, मान लो ये कोई वीक एसिड है जो मैंने एज एन इंडिकेटर ले लिया, तो होगा क्या, ये एक इंडिकेटर है H। तो अगर ये एसिड में होगा तो निश्चित तौर पर ये
अनडिसोसिएटेड फॉर्म में होगा, क्योंकि एसिड में तो पहले ही एच आयन है। और आसानी से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं अगर मैं यहाँ बेस ले लूं, यहाँ एसिड ले लूं। चलो दो का एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने ले लिया यहाँ एसिड, यहाँ बेस। अभी एसिड में है इंडिकेटर। एसिड में अगर इंडिकेटर है तो वो इस समय अनडिसोसिएटेड फॉर्म में है, क्योंकि एसिड ने तो पहले ही एच आयन दिए हुए हैं। आपने पढ़ा था इक्विलिब्रियम में ली चैटलियर प्रिंसिपल, याद आ गया होगा आपको, +1 में ली चैटलियर प्रिंसिपल बच्चे पढ़ते हैं। उसको भी मैं इससे जोड़ूंगा, उसको भी आप माइंड में रखिए। पोस्ट पॉइंट इंडिकेटर थ्योरी क्या कह रही है कि ये टूट गया है हमसे, ठीक है। अब एसिड के अंदर इसे टूटने की जरूरत नहीं, तो अभी ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म है। इसमें है अनडिसोसिएटेड फॉर्म, और अनडिसोसिएटेड फॉर्म में कलर है, ठीक है। और मान लिया डिसोसिएट होने के बाद इसका कलर पिंक, जो मैंने इंडिकेटर यूज किया, तो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में कलरलेस है और डिसोसिएटेड फॉर्म में इसका कलर पिंक है। अब आप इस बेस को इस एसिड में ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। जैसे ही एसिड न्यूट्रलाइज होगा, एक ड्रॉप बेस चेंज हो गया, क्योंकि आपका सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो चुका है, आपका सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो चुका है। तो जैसे ही एक ड्रॉप बेस का एक्स्ट्रा आया, इसको बेसिक मीडियम महसूस होगा। बेसिक मीडियम आते ही ये अपना एसिड कैरेक्टर दिखाएगा और डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट हो जाएगा तो डिसोसिएटेड फॉर्म में इसका कलर क्या है, पिंक। तो जैसे ही कलर से पिंक कलर में चेंज हुआ, इसका मतलब टाइट्रेशन आपकी कंप्लीट हो गई। अब एक सेकंड के लिए अपोजिट लेते हैं। मान लो यहां आपका एसिड है और यहां आपका बेस है और यहां आपका बेस ले लिया टाइट्रेशन क्लास में, एसिड ले लिया ड्यूरेट में। अब बताइए बेस में डिसोसिएटेड फॉर्म में होगा, डिसोसिएटेड फॉर्म में इसका कलर क्या है, पिंक, क्योंकि बेस में टूट जाएगा। ये जो आपने इंडिकेटर लिया बेस में टूट गया, एक्चुअली ये ना इंडिकेटर, अब इसे फिनोक्साइड भी लिख सकते हैं। तो जब ये टूट गया तो ये पिंक कलर का है, यानी फिलहाल टाइट्रेशन शुरू होने से पहले इसके अंदर इंडिकेटर कौन सा कलर शो कर रहा है, पिंक। क्लियर। अब एसिड में इसको न्यूट्रलाइज किया, एक ड्रॉप एसिड का एक्स्ट्रा आते ही ये चलेगा बैक और कलर लेस हो जाएगा, पिंक से कलरलेस। तो यानी कि मीडियम चेंज होने पर इंडिकेटर का कलर चेंज होता है, जिससे पता लग जाता है कि रिएक्शन गेट कंप्लीट। अब आप एक्सपेरिमेंट देखिए। थैंक यू सर। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि फिनोक्टिलीन कैसे काम करता है और इसकी हेल्प से हम कैसे एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इशू आ गया था बीच में, तो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका नाम है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम एक तरह की मेटल होती है, धातु होती है, कि जब हम मैग्नीशियम को जलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, उसका कहां पर यूज होगा, और यदि हम जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा यदि हम उसको वाटर के साथ रिएक्शन करा दे तो वो एसिड होगा या बेस होगा, उसको हम क्या होगा, जैसे गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है वहां पर। और जो आयरन होता है उसको इजीली जंग लग जाती है। ऐसा क्यों होता है, उसका एक रीजन है 10th क्लास चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहां पर आपको एक सीरीज पढ़ाई जाती है जिसका नाम है रिएक्टिविटी सीरीज, और हिंदी में उसको बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। तो रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस तरह से है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, इसी प्रकार मैग्नीशियम एंड लास्ट में होता है सिल्वर एंड गोल्ड, कुछ ऐसे। मतलब जो टॉप पे होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव इन नेचर होगा, और जो सबसे लास्ट में होगा यानी कि गोल्ड, वो बिल्कुल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता ही। एक्सपेरिमेंट करते हैं अपना। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन में क्या होगा, हमारे पास एक मैग्नीशियम होगा +O2। जब हम इसको जलाएंगे तो हमारे पास ये MgO, इसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये है मेरे हाथ में मैग्नीशियम रिबन, आप सभी को नजर भी आ रही होगी, ठीक है।
आपने देखो होगा इस पे कुछ हल्की सी व्हाइट सी लेयर आ चुकी है, इसको हम ऑक्साइड लेयर बोलते हैं। ये लेयर इसलिए आती है क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। इसलिए यदि आप इसको थोड़े टाइम के लिए ओपन एनवायरनमेंट में रख दो तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कर इस पर एक व्हाइट लेयर चढ़ा देती है, जो एक तरह की कोरिजन होती है, ऑक्साइड लेयर होती है। तो इसको जलाने से पहले हम इसको रिमूव करेंगे सैंड पेपर। जो मैग्नीशियम होती है, जो मैग्नीशियम रिबन होती है, ये हाईली, और जब ये जलती है तो हमें ये एक व्हाइट कलर की फ्लेम भी देती है, और जलने के बाद हमारे पास एक व्हाइट कलर का पाउडर भी आएगा, और उसी पाउडर को हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो चलिए अभी इसको जलाते हैं। तो जो इस पे ऑक्साइड लेयर थी वो मैंने रिमूव कर दी सैंड पेपर की हेल्प से। तो इसको जलाने के लिए मैं यूज करूंगा स्पिरिट लैम्प। जो होता है स्पिरिट लैम्प, इसमें जो केमिकल डाला जाता है वो एक तरह से इथेनॉल होता है, ठीक है, उसी की हेल्प से। और इसको पकड़ने के लिए मैं यूज करूंगा फोर्सेप्स, जिसको आप चिमटी भी बोलते हो। चलिए अभी इसको जलाते हैं। आपको व्हाइट कलर की एक लो नजर आ रही होगी, और जलने के बाद इसमें एक व्हाइट सा पाउडर लास्ट में बचेगा, और इसी व्हाइट पाउडर को हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपको नजर भी आ रहा होगा व्हाइट कलर का। लाइट ऑन कर दीजिए, लाइट ऑन। ये मेरे पास एक व्हाइट कलर का प्रोडक्ट आया, इसी को हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम यूज एक व्हाइट सीमेंट की तरह हम इसका यूज करते हैं। इसका यूज मैक्सिमम वहां पर किया जाता है जहां पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जहां पर जो ईंटें वगैरह बनती हैं, भट्टियां जो होती है, वहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, तो वहां पर इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक व्हाइट सीमेंट की तरह यूज किया जाता है। अब जो मेरे पास ये जो व्हाइट प्रोडक्ट आया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आया है, यदि मैं इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा दूं तो मेरे पास जो बनकर आएगा उसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपको दिखाते हैं। अब हमें ये देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब जो हमारे पास ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आया है, ये एसिड है या बेस है, तो इसके लिए हम अपने वही इंडिकेटर यूज करेंगे। इंडिकेटर जो आपको हमने सेटिंग में पढ़ाए थे, नेचुरल इंडिकेटर्स, मैन मेड इंडिकेटर्स जो होते हैं। तो मैंने आपको एक वर्ड भी स्टार्टिंग में बताया था कि जिस भी केमिकल के लास्ट में हाइड्रोक्साइड या OH आयन जुड़ जाए तो वो बेस की कैटेगरी में आएगा। मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक बेस। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो इसके लिए मैं यूज करूंगा फिनोफ्थिलीन। यदि मैं इसमें फिनोफ्थिलीन डाल दूं तो जो फिनोफ्थिलीन है वो बेस के साथ पिंक कलर देगा, और आपके सामने भी देखना, आपको विजिबल भी होगा हल्का सा जो पिंक कलर आ रहा है। मतलब ये है कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो हमें एक बेस देगा जिसको हम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये था एक्सपेरिमेंट। तो दो तीन चीजें यहाँ पर सीखने को थी। पहला कि जो मैग्नीशियम होता है वो हाईली फ्लेमेबल और रिएक्टिव इन नेचर होता है। सेकेंड, ये एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। थर्ड, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास एसिड आता है या बेस आता है, ये चीज। आई होप आपको ये सभी को एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एक्सपेरिमेंट। तो इथेनॉल करते हैं, तो हम अपनी करेंसी को जला रहे हैं। तो पहले करेंसी को बंद करते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ऐसे क्यों हुआ। आपको सिर्फ नोटिस करना है कि जब इथेनॉल बर्न होता है वो किस कलर की हमें फ्लेम देगा, ठीक है।
तो चलिए नॉट विजिबल। तो अच्छे से डिप करना अपनी करेंसी को। विजिबल और नॉट, प्लीज रेज योर हैंड। किस कलर की आपको फ्लेम नजर आई होगी, प्लीज चैट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। सर लाइट ऑन कर दीजिए। तो जब इथेनॉल बर्न होता है तो वो हमें एक ब्लू कलर की फ्लेम देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, ये एक तरह की कंबशन रिएक्शन थी। इथेनॉल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर कर हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और थोड़ी सी लाइट प्रोड्यूस होती है जो ब्लू कलर की होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमारी जो करेंसी है जलने के बाद भी सेफ क्यों रह गई, ये जली क्यों नहीं। इसका एक सिंपल आंसर ये है, याद रखना, आपको पता होगा कि जो इथेनॉल होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 78.37 डिग्री सेल्सियस, और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। काफी डिफरेंस है दोनों में। तो मैंने भी यहाँ पर लिया क्या था, इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर लिया था। तो यहाँ पर इस करेंसी पर हुआ क्या था, इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर इस पर पूरी तरह से लग चुका था, तो जला गया यहाँ पर सिर्फ इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉल का टेम्परेचर कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट 78। जब तक पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता, उससे पहले वो जो आग होती है, जो वो फायर होती है, वो बुझ जाती है। तो पानी की वजह से ही हमारी करेंसी सेफ रहती है। प्रैक्टिकल का पर्पज सिर्फ आपको समझाना था कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है और किस कलर की फ्लेम हमें ये देता है। इथेनॉल आपको 10th क्लास चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहां पर आपको ये समझाया जाता है कि कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, वो आपको थ्योरेटिकल पार्ट होता है, वो आपको बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। तो जस्ट यहाँ पे आपको समझाना था कि इथेनॉल कैसे काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट भी काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। और बता देता हूं, जब ये सेशन खत्म होगा आपके लिए भी कुछ अनाउंसमेंट होगी, वो सेशन के बाद में हम आपको बताएंगे क्या अनाउंसमेंट होगी, और इसमें हम आपको कुछ डिजिटल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराएंगे। तो वो क्या होगा इस सेशन के बाद हम आपको बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। जो अभी मैं एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूं वो है एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया, नहीं विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको समझ में आ रहा होगा विस्थापन। 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन, उसमें आपको ये पढ़ाया जाता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस तरह की रिएक्शन। तो मैं भी आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा रहा हूं। दूसरा, आपको 2-3 चीजें यहां से सिखाएंगे कि जब हम किसी मेटल की एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो मैं जो यहाँ पे मेटल यूज करूंगा, तो वो बनाएगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो मैं यहाँ पर मेटल यूज करूंगा वो मैं यूज करूंगा जिंक मेटल, जिंक ग्रेन्यूल्स हम यूज करेंगे। और एसिड जो मैं यहाँ पर यूज करूंगा वो होगा HCl। तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगी, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। पहले इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर हुआ क्या, ठीक है। और दूसरा कि जब मेटल के एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं कि वो जो लास्ट में जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन गैस है या नहीं, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। इसके लिए मैं यूज करूंगा कॉनिकल फ्लास्क और मेजरिंग सिलेंडर और HCl। एक चीज बता देता हूं, हमारे पास जो केमिकल होता है वो 2 तरह का होता है।
एक होता है डाइल्यूट, एक होता है कॉन्सेंट्रेट। अभी हम जो यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो कॉन्सेंट्रेट है। अब इसका मतलब क्या होता है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट का, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। तो अभी मैंने इसमें HCl डाला है 30 ml, और अब मैं डाल रहा हूँ जिंक ग्रैनुल्स 3 to 4 पीस। ये देखने में कुछ इस तरह से नजर आते हैं जिंक ग्रैनुल्स। आपके घर में वो एक सिल्वर फॉइल होता है जिसमें आप सुबह चपाती लपेटते हो, तो वो भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी आप यूज करिए, तो दोनों हम यूज कर सकते हैं। चलिए, अभी देखना आपको साउंड आएगी। तो अभी आपने देखा कि जब जिंक को HCl के साथ रिएक्ट कराया तो हमारे पास एक साउंड प्रोड्यूस हुई जिसको हम बोलते हैं पॉप साउंड, एक तरह की पॉप साउंड। अब ऐसा हुआ क्यों? अब ये पॉप साउंड है क्या? इसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन गैस। याद रखना कि जब हम मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अंत में हमेशा हाइड्रोजन गैस ही रिलीज होगी। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है हाइड्रोजन गैस की? कि जब कभी भी हम हाइड्रोजन गैस को किसी बर्नर या कैंडल के पास ले जाते हैं तो वो हमेशा एक पॉप साउंड को प्रोड्यूस करती है, जैसे अभी आपको दिखाया गया। अब सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन ही बाहर क्यों निकली? क्लोरीन भी तो बाहर निकल सकता है, कि जिंक ने हाइड्रोजन को ही क्यों डिस्प्लेस किया? इसका आंसर आपको 10th क्लास चैप्टर नंबर 4 है रिएक्टिविटी सीरीज कार्बोनाइट्स कंपाउंड में। वहां पर आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था रिएक्टिविटी सीरीज की जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस प्रकार से होती है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यहां पर होता है जिंक एंड हाइड्रोजन, इस तरह से। क्या सर? ठीक है, लिथियम, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसी प्रकार लास्ट में यहाँ पर जिंक, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो जिंक है ये काफी मोस्ट रिएक्टिव इन नेचर होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो जिंक काफी रिएक्टिव इन नेचर है, जबकि जो हाइड्रोजन है वो लेस रिएक्टिव इन नेचर है। तो जो मोर रिएक्टिव इन नेचर होता है उसने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया, और जिंक Cl के साथ जाके जुड़ गया। इसी को हम बोलते हैं जिंक क्लोराइड, जो एक तरह का साल्ट होता है। और जो बाहर आपको एक गैस नजर आई उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। आई होप आप सभी को समझ में भी आया होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, कि जो जब हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका नाम है एलिफेंट टूथपेस्ट, या उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया हिंदी में बोलते हैं। होता क्या है, पहले इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, ऐसा क्यों हुआ, एलिफेंट इसको क्यों बोलते हैं, वो इस एक्सपेरिमेंट के बाद में बताएंगे। पहले हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो चलिए मैं बता देता हूँ रिएक्शन क्या होगी। यहाँ पर मैं इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज करूंगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का जब ब्रेक होगा तो वो हमें देगा +O2। ठीक है, और इसमें हम यूज करेंगे फूड कलर प्लस थोड़ा सा सोप सोल्यूशन यानी कोई भी शैम्पू, और एक कैटलिस्ट यूज करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
बाद में बताएंगे एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या। और ये है मेरे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि 36% कॉन्सेंट्रेट है। मैं कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट को बता देता हूँ होता क्या है ये। दो वर्ड आते हैं कॉन्सेंट्रेट और डाइल्यूट, यानी कि जब कभी भी आप इस तरह के केमिकल यूज करोगे वहां पर लिखा होगा 36% कॉन्सेंट्रेट, मतलब इसका ये होगा कि बाकी जो इसमें बचा, जैसे मैं बोल रहा हूँ 36, जो 64% जो बचा वो इसमें वाटर होगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट का मतलब ये होगा। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट में फर्क सिर्फ इतना ही होता है, डाइल्यूट में हम वाटर की क्वांटिटी ज्यादा रखते हैं और कॉन्सेंट्रेट में हम वाटर की क्वांटिटी कम रखते हैं, ठीक है। तो ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मेजरमेंट करके आपको 30 to 40 ml यूज करना है। अंदाजे से उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे, फूड कलर, ताकि जो हमारा पेस्ट है वो थोड़ा कलरफुल नजर आए। तो उसके लिए हम फूड कलर यूज करेंगे। कलर आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पर रेड कलर यूज कर रहा हूँ। ड्रॉपर की हेल्प से डालेंगे। ठीक है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा सोप सोल्यूशन डालने का रीजन क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। सोप सोल्यूशन की जगह आप कोई भी शैम्पू यहाँ पर यूज कर सकते हो। और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब लास्ट इसमें डालेंगे कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है, काफी तेज जो रिएक्शन वो कर दे हम उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। हम यहाँ पर दो तरह के कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। एक का नाम है पोटेशियम आयोडाइड KI और दूसरे का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। आमसी लैंग्वेज में इसको लाल दवाई के नाम से भी जाना जाता है, जिसका हम यूज फ्लोराइड टाइप में पानी को साफ करने के लिए भी करते थे। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा पोटेशियम आयोडाइड। तो ये पोटेशियम आयोडाइड लिया मैंने इसमें। अभी देखना ये रिएक्शन कितनी फास्ट करता है। आपको नजर आ रहा होगा ये काफी सारा झाग बाहर निकल कर आया। ऐसा क्यों आया वो भी आपको बताएंगे। और ये झाग निकलने की वजह से, क्योंकि काफी लार्ज अमाउंट में ये झाग निकलता है, इसलिए हम इसको एलिफेंट टूथपेस्ट बोलते हैं। तो चलिए अभी आपको बताते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर ऊपर करिए। होगा तो वो वाटर और ऑक्सीजन की फॉर्म में बाहर आएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। तो हमें यहाँ पर वाटर नजर आया, ऑक्सीजन वैसे भी नजर नहीं आती। तो ये झाग कहाँ से आया? मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें एक सोप सोल्यूशन, एक शैम्पू भी डाला था। तो उस सोप सोल्यूशन ने क्या किया, वाटर के साथ मिलकर बनाया ये झाग जो आपको नजर आ रहा है। और इस झाग को बाहर किसने निकाला? ऑक्सीजन ने। लेकिन ये काफी स्लो रिएक्शन होती, तो इसको तेज करने के लिए मैंने क्या डाला था इसमें, पोटेशियम आयोडाइड जो कैटलिस्ट होता है, और उसने झाग एकदम से बाहर निकाल दिया। इसी को हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ब्रेक हो गया एक या एक से अधिक पार्ट्स में, उसी को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। और
ये वैसे हमारा एक्सपेरिमेंट लास्ट था। अब आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट है, यहाँ पर परफॉर्म करूंगा और मैं उसके एक्सप्लेनेशन आपको नहीं बताऊंगा, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको ही बतानी है और आपके लिए कुछ होमवर्क भी रहेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज उसको करके उसकी वीडियो शूट करके हाँ हमारी जो वेबसाइट एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट का नाम होगा द एक्सटिंग्विश ऑफ फ्लेम अंडर प्रेशर, मतलब दाब के कारण किसी मोमबत्ती का बुझ जाना। ऐसा क्यों होता है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, मैं आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके ही दिखाऊंगा। तो चलिए करते हैं। तो प्लेट पे लीजिए। तो सबसे पहले एक प्लेट लीजिए और इसमें वाटर को डाल लीजिए। एक्सपेरिमेंट का नाम है द एक्सटिंग्विश ऑफ फ्लेम अंडर प्रेशर, दाब के कारण मोमबत्ती का बुझ जाना। जी सर। ताकि आपको पानी का लेवल नजर आए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। चलिए कैंडल को जलाइए और ऐसे पानी में रख दीजिए। उसके बाद आपके घर में कंच का गिलास होगा या कॉनिकल फ्लास्क है यदि आपके पास, तो उसको मोमबत्ती के ऊपर रख दीजिए। आपको कुछ नजर आ रहा होगा कि पानी का लेवल ऊपर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको हमें बताना है। और दूसरा आपके लिए एक होमवर्क हो रहा है। अभी मैंने यहाँ पर एक कैंडल यूज की, यदि मैं नंबर ऑफ कैंडल्स इंक्रीज कर दूं या कैंडलों की संख्या बढ़ा दूं, एक की जगह 2 या 3 या 4 कैंडल एकदम से आएगा नहीं आएगा, वो चीज आपको हमें भेजनी है आपकी अपनी वीडियो शूट करके। और कहाँ भेजनी है वो हमारी टेक्निकल टीम आपको बता देगी। और ये अब सेशन यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप सभी को ये एक्सपेरिमेंट अच्छे लगे होंगे। प्लीज यदि आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना चाहते हो अपने घर पर, तो प्लीज किसी टीचर की अपने बड़े की हेल्प लीजिए और तभी इन एक्सपेरिमेंट को करिए। थैंक यू। प्रोफेसर विवेक शर्मा जी प्लीज। डियर स्टूडेंट्स, आपने बड़े अच्छे एक्सपेरिमेंट देखे। क्वेश्चन आया है व्हाई हाइड्रोजन परऑक्साइड ब्रेक, इसका आंसर H2O2 बड़ी आसानी से डिकम्पोज हो जाता है क्योंकि इसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर बहुत कम है, तो इट विल डिकम्पोज इनटू H2O एंड हाफ O2। तो बच्चों आज कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बीच में थोड़ा सेशन हल्का सा डिस्टर्ब हुआ। क्वेश्चन पूछ दो, क्वेरीज चैट बॉक्स में लिखो आंसर। आप अपनी क्वेरीज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। बेहिचक आप अपनी क्वेरीज पूछें। और ये भी याद रखिए कि ये एक्सपेरिमेंटल सेशन इस तरह के सेशन होते हैं जिनसे आपको चीजें हमेशा के लिए क्लियर हो जाती हैं, आपको चीजें याद नहीं करनी पड़ती। तो बड़ी जल्द हम एक और आपको एक्सपेरिमेंटल सेशन देंगे, बड़ी जल्द हम एक और प्रैक्टिकल सेशन आपको देंगे और आप उसमें टाइम पे लिंक कर लीजिएगा। आज बहुत से बच्चों के मैसेज मेरे पास आए कि सर हम लोगों के पास मैसेज आए कि 100 स्टूडेंट सर हो चुके हैं, अब हम कैसे ज्वाइन करें। तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ज्वाइन कीजिए। अगर आप 3, 4, 5 मिनट लेट हो जाएंगे तो उतने में 100 की इसकी कैपेसिटी है, तो ऑब्वियस है कि पूरे इंडिया से बच्चे इसमें जुड़ते हैं, तो बड़ी जल्दी विद इन सेकेंड्स सेशन शुरू होने के बाद सीट्स फुल हो जाती है। तो आप बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे सबमिट करें, अपना ज्वाइन करें आईडी डालकर। और ये प्रैक्टिकल सेशन मैं अमन को भी बधाई दूंगा, बड़े अच्छे ढंग से एक्सपेरिमेंट अमन ने एक्सप्लेन किए। और SPSTI
तो पूरे इंडिया में इन एक्सपेरिमेंट्स को करा रही है, स्पेशली जो आसपास के स्टेट्स है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, इनमें तो बहुत ही बढ़िया और उम्दा काम साइंस पे कर रही है। तो मैं SPSTI को भी बधाई देता हूं, और आप सब बच्चों ने सेशन अच्छे से अटेंड किया, बड़ा अच्छा लगा, थैंक्स। मिलते हैं बाद में। हेलो, हेलो, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। कुछ प्रॉब्लम्स आई इंटरनेट की वजह से। नेक्स्ट सेशन में हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। हम सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सेशन का फीडबैक हमें जरूर दें। हमारी ईमेल आईडी पर info@spsti.org। सेकेंडली, जो एक्सपेरिमेंट लास्ट में करवाया गया है उससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन सॉल्व किए हैं वो हमें जरूर भेजें हमारी ईमेल आईडी पर। Now we are ending the meeting. Please don't forget to write us on our email. Thank you.